बैठे वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, उसमें आधा इफेक्टिव हो रहा है और आधा जो है आपका ऐसे ही निकल रहा होता है। ठीक है, तो फोकस बनाने के लिए आपको ये चीजें कहीं कहीं पॉइंट्स पे ध्यान, और अब इनमें से जो आपको ज्यादा काम करे आप उस पर ज्यादा काम करो, दैट्स द आइडिया। हर कोई अपने हिसाब से आपको अपनी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन 2-3 जब में से मोबाइल को दूर रखो, डिस्ट्रैक्शंस को कम रखो, और पेन लेके बैठो, हमेशा जब भी पढ़ने बैठो पेन लेके बैठो ऑलवेज, भले उसको आप 4 बार ही क्यों नहीं पढ़ चुके हो फिर भी पेन लेके बैठो। ठीक है, आपके सेंसेस ज्यादा एंगेज होगी उसमें, आपका फोकस ज्यादा रहेगा उसमें। अदरवाइज कहानी हम कहानी पढ़ते हैं वैसे आप बुक पढ़ जाओगे, फिर अगर आप पेन लेके नहीं बैठोगे तो आपको पता चला पढ़ तो सब लिया, समझा कुछ नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। और कोई सवाल? अच्छा, क्लास के बाद पूछोगे। चलो, a mixture of sand and naphthalene can be separated by, हाँ जी आवाज चेक कर लेना, हाँ जी ठीक है। सो क्या होता है सब्लिमेशन? ये वो प्रोसेस है जहां से सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सैंड एंड नैफ्थलीन एक साथ है, ठीक है, तो सैंड का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है, नैफ्थलीन डायरेक्टली जैसे ही हिट करोगे ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उस गैस के मिक्सचर को कलेक्ट कर लो एंड कलेक्ट करके वापस आप उसको सॉलिडिफाई कर सकते हो, सैंड आपका बचा का बचा रह जाएगा। डिस्टिलेशन कहाँ यूज होता है? हाँ, डिस्टिलेशन वहां यूज होगी उन लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने में जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उन लिक्विड्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट ड्रास्टिकली डिफरेंट है, कम से कम उतना डिफरेंस है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, यू यूज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तीसरा है क्रोमेटोग्राफी। हाँ, ये जनरली यहाँ पे फेज चेंज की बात होती है, जहां पे मिक्सचर है तो मिक्सचर में अगर ऐसा प्रॉपर्टी है, मान लो जैसे तो मिक्सचर है कोई भी, तो इस मिक्सचर को क्या किया जाता है कि मान लो ये सॉलिड या लिक्विड में है, तो इसको आप कन्वर्ट करो लिक्विड या गैस में, और इसमें लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होगी, यानी जो मिक्सचर होंगे उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होगी कि सॉलिड में या लिक्विड जो अपने ए स्टेज में है तो उन एलिमेंट्स की मूवमेंट का रेट कुछ और होगा उन कंपाउंड्स के, और जब दूसरे फेज में आएगा उनका रेट ऑफ मूवमेंट कुछ और हो जाएगा, और उसके बेसिस पे आप उसको क्या कर लेते हो, आप उसको सेपरेट कर लेते हो। एंड द वेरी बेस्ट एग्जांपल इज द इंक। इंक के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए आपको क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो इंक को क्या किया जाता है, उसको एक पेपर पे डाल दिया जाता है, स्पेसिफिक पेपर होते हैं, और उस पेपर को डीप किया जाता है वाटर में। तो सॉलिड स्टेट में था, उसको फिर से आपने लिक्विड में किया। जैसे उसको लिक्विड में डालते हो तो उसके जो अलग अलग कलर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो अलग अलग रेट से मूव करना स्टार्ट करता है, वो अलग अलग तरीके से धीरे धीरे रेट से सेपरेट होता है उस पेपर से। उसके बेसिस पे आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन डिफरेंशिएट, आप उसको अलग कर सकते हो। चौथा जो है, हाँ जी, पिगमेंट, वही पिगमेंट्स को अलग कर लेते हैं। हाँ, उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्टिलेशन, बट ये उन लिक्विड्स के लिए किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत डिफर नहीं करता। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टेक्निक है ऑफ अ डिस्टिलेशन प्रोसेस ही, बट ये उन लिक्विड्स के लिए है जिनका की बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वहां पे सिंपली बॉइलिंग के बेसिस पे सेपरेट करना मुश्किल है। जैसे अगर अल्कोहल एंड वाटर को आपको सेपरेट करना है, मान लो वाटर है और इसमें अल्कोहल है, ये इसका मिक्सचर है, अगर इसको सेपरेट करना है, इसको कुछ नहीं, सिंपली बॉयल करो, तो 70 डिग्री 78 डिग्री पहुंचते पहुंचते अल्कोहल क्या होने लगेगा, वो आपका बॉयल होने लगेगा। तो आप इसको, ये जब अल्कोहल बॉयल होने लगा, इसको आप यहां से क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे, अलग कर लोगे। 100 डिग्री के बाद फिर वाटर आपको बॉयल करेगा। तो ये उसके लिए हो जाए, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस काफी हाई है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यहाँ पे काम कर जाएगी। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे, जैसे मान लो आपका जो क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल में बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक ही सेम आपको टेम्परेचर पे बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होते हैं, तो वहां पे आपका डिस्टिलेशन का सिंपल प्रोसेस काम नहीं करेगा। अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दैट विल वर्क। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका टेम्परेचर के साथ साथ दे आल्सो वेरी द डेंसिटी डिफरेंशिएशन का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका यूज करके करते हैं। ये शराब वाला तो आपको पता ही है, ये इसी तरीके से अलग किया जाता है। ठीक है, जो आपको शराब बनाई भी जाती है, वो जो करते हैं वो वहां पे डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपली अल्कोहल बनाने के लिए भी डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज होता है। ठीक है, अब पुराने टाइम से चलता रहा है, उनको नहीं पता था इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं, बट दे आर डूइंग इट।
ठीक है, तो चलो गांव वगैरह में भी करते हैं वो। हाँ जी, अरे बिहार में मैं वही तो बोलता हूँ, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ट्रेन से जाओ, यहाँ से लेके तुम चले जाना बक्सर तक, ठीक है, पटना से बक्सर जाओ, तुमको 3-4 जगह मिल जाएंगे ट्रेन के किनारे, रेलवे की पटरी को ट्रेन में से दिखता है, ठीक है, तो चलते रहता है वो सब, सब जायज है। चलो हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस, सब्लिमेशन अभी अभी बात हमने करी सब्लिमेशन प्रोसेस की, ठीक है, बाकी कंडेंसेशन, इवापोरेशन, बॉइलिंग ये तो चलो। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर, अगेन सब्लिमेशन, ठीक है, तो कपूर जो है, इसीलिए कपूर कहीं पे रखा होता है तो उसकी खुशबू आते रहती है। अगर आप, दिक्कत यह है कि आज के डेट में ज्यादातर सिंथेटिक कपूर आ गए हैं, वो सिंथेटिक कैम्फर। हाँ जी, क्या पार्टिकुलेट नहीं आखिर, लेकिन वो धीरे धीरे आपका क्या करते रहता है, वो वेपराइज करते रहता है, प्रोसेस तो हो रहा होता है ना, इसीलिए कपूर खुले में रख दोगे कुछ दिन के बाद वो उसका साइज जो है वो गायब हो जाता है। वो नेफ्थलीन का भी वही कहानी, नेफ्थलीन समझ में रहे हो ना, वो कपड़ों में डाला जाता है वो गोली, व्हाइट कलर का, ठीक है, ताकि कीड़े ना लगे, तो दैट इज द नेफ्थलीन, ठीक है। और यहाँ पे जो है कैम्फर में भी यही कहानी चलती है, सेम सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चल रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका ये आता है आज के डे में बाथरूम्स वगैरह में जो हम लोग ऑर्डोनिल यूज करते हैं, ठीक है, उसमें भी यही कहानी चल रही होती है, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर्स में है वो यही चल रही, यही प्रोसेस हो रहा था, होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर से वही सवाल, ठीक है, तो देखो आप देखो कि एक ही सवाल को कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन होगा, बट एक ही तरीके को, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के इधर से उधर से पूछ रहे हैं, आपको पता होगा क्लियर है क्या, ये काम खत्म। अच्छा यहाँ पे क्या था, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लाइक कैम्फर, नैफ्थलीन और ड्राई आइस, चलो ड्राई आइस क्या है, दैट इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यही आपका यूज होता है जो स्टेज स्टेज पे धुआं हुआ करना होता है, तो उसका यूज करके दे डू दिस थिंग। कौन सा, अरे वो कुछ नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है बस, उसको हाँ जी क्या कर जाता है, अब मिलाने को तो लोग कुछ भी मिला दें, उसका क्या तुम कर सकते हो, वो कुछ नहीं, सिंपली CO2 है, जैसे ही हीट करोगे वो गैस बनना शुरू हो जाता है, वो स्मोकी फ्लेवर में आने लगता है, ठीक है। किसमें, पता नहीं, मैंने नहीं देखा, ये मेरे लिए नया है, तुम लोगों ने नया चीज बताया, अच्छा नया आ गया ये ट्रेंड, मैं मिस, तब मैंने मिस कर गया लगता है, आज मैं सर्च करूंगा, रुको ये है क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने देखा होता तो मुझे याद आ जाता, ठीक है, मैंने बाद में धुआं निकलता है, तब तो खतरनाक चीज है ये ठीक है, लेट्स सी, मैंने लिटरली मुझे नहीं आइडिया था इसका, मैं देखता हूँ ये है क्या भाई, चलो 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 आ जाओ, ठीक है, पार्टियों में अजीब अजीब चीजें यूज होती हैं, सो ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो सो ऑस्मोसिस में प्रोसेस में होता क्या है, जैसे मान लो ये एक सॉल्यूशन है 1, दूसरा है सॉल्यूशन 2, ठीक है, और यहां पे एक लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ये अपने से होकर के या तो उसको पास होने देगा या रोक लेगा, तो अगर साइज छोटा हुआ पार्टिकल्स का तो इट विल अलाउ टू पास थ्रू इट, अगर बड़ा हुआ तो ये नहीं पास होने देगा, तो दैट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होगा ये कि सॉल्यूशन 1 है, मान लो कि तो सॉल्यूशन में कभी भी दो चीजें होंगी, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वो चीज है, वो मिक्सचर है जिसमें कि सॉल्यूट को मिलाया गया है, ठीक है, तो यहां पे मान लो लेट सपोज कि वाटर है
साथ में हमने सॉल्ट को मिला दिया, ठीक है। तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया और सॉल्ट जो है ये आपका सॉल्यूट हो गया। इसी तरीके का कुछ मिक्सचर यहाँ पे भी है वाटर एंड सॉल्ट का, लेकिन डिफरेंस क्या है कि लेट सपोज यहाँ पे जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है वो लेट सपोज कि 10% है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और यहाँ पे जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन है ये 2% है, यानी कि यहाँ पे नमक ज्यादा है, यहाँ पे नमक कम है, यहाँ पे नमक ज्यादा है। तो नॉर्मल प्रोसेस में ऑस्मोसिस की जब प्रोसेस होगी तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जहां पे जो आपका सॉल्वेंट है, जहां पे सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उस डिपार्टमेंट से या उस मेंबर उस कंपार्टमेंट से सॉल्वेंट उस कंपार्टमेंट में मूव करता है जहां पे सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन कम है। तो अगर इसको मैं बोलूं ए और इसको बोलूं बी तो मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम बी टू ए। वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम बी टू ए, ध्यान देना। मूवमेंट किसका हो रहा है? वाटर का। सॉल्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। ऑस्मोसिस में जो आपका प्रोसेस जनरली चल रहा है उसमें क्या होगा, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो यहां से वाटर क्या करेगी, मूव करेगी टुवर्ड दिस साइड। अंत में होगा कि ये कब तक चलेगा? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो ये आइडिया है आपका ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि नॉर्मल इसका फ्लो का डायरेक्शन तो ये था, बट अगर मुझे रिवर्स ऑस्मोसिस कराना है तो मैं क्या करूंगा कि जिस साइड में मूवमेंट हो रहा है उस साइड से मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा। बात समझ में आ रही है? यानी मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए हो रहा था, अब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तब क्या होगा, अब ये वाटर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, उल्टा वाटर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आपका जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया और वाटर अपने डायरेक्शन जिस तरह उसको मूव करना चाहिए था उससे अपोजिट मूव करना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। इतनी सी कहानी है इसकी, ठीक है। सो अच्छा, इन द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन, ये बात हो रही है, उसमें स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा, यही रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया आपका यूज होती है जो वाटर फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस तो क्या करते हैं, जो आपका वाटर आता है उसमें से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है दैट दे आर डूइंग, ठीक है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो आपका ये आपको आरओ वाटर है इसकी एक बड़ी समस्या ये है कि जो वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं उसको ये पूरी तरीके से रिमूव कर देता है, दैट इज नॉट वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये इसकी एक समस्या जो आरओ वाटर की आपके आज के डेट में आपको देखने मिल रही है। क्लियर है यहाँ पे ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ठीक है। ये आपका चलेगा। अच्छा, इसके बाद आफ्टर कटिंग द खीरा, अगर नमक को मिलाते हो तो वाटर कम्स आउट ड्यू टू, ठीक है। हाँ, अगेन यहां पर भी प्रोसेस हो रहा है आपका ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो देखो आपका ट्रांसपोर्ट जो है दो तरीके से होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पे एनर्जी का यूज करती है बॉडी, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है वो, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, वहां पे एनर्जी का यूज करती है। जैसे हमारे सेलुलर प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, आपका एनर्जी जो है सेल यूज करती है उसको करने के लिए। बात समझ आ रही है? लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जहां पे आपको आपको किसी भी तरीके से एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ता, वो पैसिवली वो एक्ट होता है। और इसका जो एग्जांपल है दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दो है जो कि आपको एग्जांपल है ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑस्मोसिस। जैसे ही आपने मिलाया तो ऊपर के लेयर में कंसेंट्रेशन बढ़ गया सॉल्ट का कंपेयर टू नीचे वाले लेयर, और नाउ ये उसका जो ऊपर का लेयर है दिस इज एक्टिंग लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर वाले पार्ट से वाटर जो है वो बाहर की ओर आना स्टार्ट कर देता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसीलिए उसमें तुरंत पानी आना स्टार्ट होता है, तो सलाद जो है आपका थोड़ी देर के बाद जो है भीग जाता है तुरंत ही, ठीक है। चलो, तो ये भी मेंशन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, ज्यादा होने लगा नहीं।
हाँ जी, देखो जो यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस हो रहा है दैट इज ऑफ द ऑस्मोसिस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो जो आपका सॉइल है, सॉइल में मिनरल का कॉम्पोजिशन कम होता है, जो आपके प्लांट के रूट्स हैं उसके उस एरिया में कंसेंट्रेशन आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज अगेन ऑस्मोसिस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसमें, श्री, अच्छा इसमें 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 ये प्रोसेस, इसमें स्पेसिफिकली फिजिकल प्रोसेस की बात करें, दैट इज ऑस्मोसिस इज गोइंग हियर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस की वजह से नहीं होता है, अब जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है जनरली उतना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे एक एक चीज होगी, जैसे आप जब एब्जॉर्प्शन की बात करते हो, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेट से वाटर है, और यहाँ पे आपका कोई सैंड है या सॉइल है, तो जब ये इसको आपको एब्जॉर्ब कर रहा है या इसको ले रहा है, उसके साथ डिफ्यूजन हो रहा है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हो। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो उस प्रोसेस को यहाँ पे ऑस्मोसिस ही कहते हैं। ठीक है, सो सिंपल सी बात है। चलो which of the following processes, हाँ जी, डिस्टिलेशन किसके लिए यूज कर रहे थे हम, डिस्टिलेशन वी आर यूजिंग फ्रॉम द लिक्विड्स। ठीक है, गैसेस के लिए भी चल सकता है, वो गैस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है एक्चुअली वहां पे। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली वो गैस रहेगा तो फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे उसको, अगर वो गैस के फॉर्म में पहले से प्रेजेंट है, देन आपको डिस्टिलेशन करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट ब्रिंग इट इनटू द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि अगर गैस होगा तो वो भी मोशन में रहेगा, तो फिर वहां पे आपकी कहानी जो है वो नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो सॉलिड्स के लिए इसका यूज नहीं किया सकता है, और सब्लिमेशन अगेन सॉलिड के लिए यूज किया जा सकता है, नेफ्थलीन का एग्जांपल आपने देखा। क्रिस्टलाइजेशन अगेन, क्रिस्टलाइजेशन हाँ, यही आपका प्रोसेस ही है आपका, जो है प्योरिफिकेशन का ही प्रोसेस होता है ये सब, आपका क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो सॉल्ट सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है, तो पानी में उसको घुला हुआ है, उसको आप क्या कर दो, क्या बोलते हैं उसको, इवापोरेट कर दो। हाँ, या इसके अलावा जो आपका ये बनता है फिटकरी, एलम, ठीक है, वो आपका अलग कर लेता है, या फिर जो आपकी मिश्री, ठीक है, वहां पे भी यही कहानी चल रही है, शुगर वाली चल रही है, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब तो मिश्री पता नहीं वो दिखती ही नहीं है, ये वाली पहले मिश्री आती थी धागा वाली। ठीक है, अब पता नहीं दिखती भी है कि नहीं दिखती है। हाँ, अब तो लोग थोड़ा शौकीन हो गए ना, पहले उसको खाने में परेशानी होगी तो भाई काट काट के दो छोटा सा ही। चलो मिल रहा है ना, बस ये मेरा ये पर्पज, जैसे देखिए आज के डेट में जमाना बदल गया, अब जो है गन्ना भी देखोगे लोगों को, तो गन्ना भी अलग तरीके से उसको काट के खाते हैं, नहीं गन्ना भी जो है उसको काट काट के इतना छोटा छोटा साइज बना के उसका रखते हैं और फिर खाते हैं। ठीक है, मैंगो को भी जो है स्लाइसेस काट काट के खाते हैं, तो फिर वो जो है इंसानियत जो कहते हैं ना, वो मुझे टूटती हुई दिखती है कभी कभी। कुछ क्या हो गया है, 90s किड, अच्छा तो मतलब क्या, उसी समय के दौर का है, 90s का जो साथी होगा, बर्थ होगा, वो ये सब चीज देखा। अच्छा अच्छा, हाँ तो जनरली तो वही हुआ। हाँ, अभी तो जेनजी का टाइम है ना, जेनजी। चलो, टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी,
ऑप्शन डी जाएगा। आप आइडेंटिफाई ऑब्वियसली कलर को कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द बेसिक आइडिया ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में आप सेपरेट को सब्सटेंसेस को सेपरेट करो अलग अलग, मिक्सचर में अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है आप उसके लिए करोगे। ऑब्वियसली इंक इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, बट इंक के अलावा और भी कुछ होगा तो यू कैन यूज क्रोमेटोग्राफी फॉर दैट, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया अभी कि आपके ब्लड में भी यूज होता है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक, कंपोनेंट्स के लिए उसका यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। सो वहां पे भी आपका क्रोमेटोग्राफी आपको काम करती है। हाँ जी, ब्लड से प्लाज्मा अलग करने की अलग टेक्निक है, वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन है। वहां पे आप क्या करते हो कि वो मशीन का यूज करते हो जो क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी वो क्या करेगा, अलग तरीके से सेपरेट कर देगा आपको, ठीक है। तो जहां वहां पे आपका सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक चलती है, ठीक है। तो ब्लड को जो है आप वॉशिंग मशीन में डाल दो एंड लेट इट सेपरेट, ठीक है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है, बाकी तो चलो। पैस्चराइजेशन, सो पैस्चराइजेशन यहाँ पे जो आपका लॉन्गर टाइम नहीं भी होता तो चल जाता, ठीक है। सो मिल्क इज हीटेड, हाँ, एट सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड फिर उसको कूल किया जाता है। जनरली कूलिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हीटिंग का प्रोसेस ज्यादा देर तक फॉलो किया जाता है, ठीक है। यानी हीटिंग एंड कूलिंग के बीच में रिलेटिव यहाँ पे हीटिंग का जो टाइम होता है वो लॉन्गर होता है, इसी को पैस्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जो पैकेट लेते हो सुधा का या अमूल का तो उसमें लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये काम होता है और इसीलिए इसको ये काफी सेफ होता है पीने के लिए। जैसे कई बार आप सिंपली आप पैकेट लेके एंड यू कैन ड्रिंक द मिल्क, वो आपको सेफ है। तो कई बार जो है भूख लगी हो, अगर कुछ ना दिखे अच्छा सा, तो रादर देन कि आप बर्गर खाओ, उससे अच्छा है बर्गर। किसको आपने छी बोला, बर्गर को बोला कि दूध को बोला? ठीक है, तो हाँ जी, नहीं तो दूध खाना चाहिए। दूध जो है आज के डेट में बहुत से लोग अब किसी किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंट है कोई, तो अलग चीज है। हाँ 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 हाँ, क्या? देखो एक चीज बताता हूँ, जीवन में जो अच्छा दिखे उससे दूरी बना लियो टाइम के साथ, क्योंकि जो जो चीजें बहुत अच्छा दिखती है ना ऊपर से, वो अक्सर खतरनाक होती है। किसमें किसमें बोला है? हाँ, मैंने इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे नींद आपको अच्छी लगती है, लेकिन अगर हमेशा नींद के चक्कर में पड़ जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ जी, वो वही वही मैं कह रहा हूँ, उससे प्रेम ना करो, ठीक है। उसको उसको जो है दूर से, ठीक है। जैसे खाना है तो जो खाना बहुत अच्छा लगता है उससे दूरी बना लो भैया, ठीक है। अदरवाइज जो है आप ज्यादा दिन तक उसको खा नहीं पाओगे, ये इसके लिए निश्चिंत रहो। ऐसे ऐसे ही हम आ रहे थे तो बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि भाई आजकल जो है देखो मतलब इतना, हम ऐसे ही खड़े थे तो हॉस्पिटल था पास में, इतना भीड़ होता है आजकल हॉस्पिटल्स में। मैंने बोला हॉस्पिटल के बाहर भी देख लो कितना भीड़ है, किस चीज का? तो ठेले लगे हुए हैं। तो बोला कि जिस हिसाब से आपके यहाँ ये चाइनीज फूड, ये बर्गर और ये ताले तले भुने छने हुए खाने बढ़ रहे हैं, उसी रेट से हॉस्पिटल भी बढ़ेंगे। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको समझना है कि कितने हॉस्पिटल चाहिए इस एरिया में, तो आप सिंपली देखो कि उस एरिया में ठेले कितने लगे हुए हैं इन स्ट्रीट फूड्स के। आप मेजर कर लो, आपको पता चलेगा कितने यहाँ पे कितना स्कोप है पेशेंट के होने का, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल कोरिलेशन। तो खाने में भी जो चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ हाँ, वो तो आपको जाना ही है वो जो है, तो ये इसी चलो चलो चलो, हम लोग कई बार डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ जी, फिर से बोलो। हम्म हम्म नहीं देखो, क्रोमेटोग्राफी जनरली अब यहाँ पे देखो, मैं सेपरेट करने की बात आता ना, अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया होता इसमें, बात समझ में आ रही है? आइडेंटिफाई नहीं दिया होता तो आई वुड हैव गो विद द कलर्स जनरली। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इनमें से मुझे देखना पड़ेगा,
तो डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कलरिंग सब्सटेंसेस, अब अगेन फिर ये ड्राई डिस्टिलेशन है, बात समझ में आ रही है? तो ड्राई डिस्टिलेशन आप इसको ले पाओगे क्या? ड्राई डिस्टिलेशन यानी जैसे पेपर पे आपने इंक को डाला, नहीं वो नहीं, जैसे देखो पेपर पे आपने डाला, अब पेपर पे देखोगे अलग अलग कलर जो है उस पेज पे अलग अलग तरीके से सेपरेट हो जाता है थोड़ा बहुत, दैट इज अ काइंड ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है? तो ये होगा आपका इसको टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज, नो आप इसको लेके जाओ वही सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर ही। हाँ जी, कौन सा? आइडेंटिफाई कलर सब्सटेंस, आइडेंटिफिकेशन पे मुझे इशू आ रहा है इसका जो है। अच्छा क्रोमेटोग्राफी को कैसे डिफाइन करें, जस्ट रीड इट, आप खोजो एक बार इसका एक्चुअल डिफिनेशन, हाउ दे आर डिफाइनिंग इट, ठीक है? हो सकता है आई वुड हैव, हाँ जी, कलर तो आप अलग करते हो उसमें, आई एम नॉट डाउटिंग दैट थिंग, हाउ दे आर डिफाइनिंग एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी। हाँ जी, क्या? मैं वो ब्रॉडर मीनिंग है ना, वो गलत नहीं होगा। मैं तो डी ही बोल रहा था ना, आई एम जस्ट सेइंग, देखो मैंने इसका ब्रॉडर मीनिंग को चूज किया क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई ऑफ कलर सब्सटेंसेस आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं हो रहा, अगर सेपरेशन इसने दिया होता ना तब मुझे थोड़ा सा डाउट होता यहाँ पे जाने में, ठीक है? क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो जाता। Again, dry distillation of the coloring substance. Again, this is not the chromatography. Separate the substances from a mixture. It's like kind of a definition. जैसे मैं पूछूं कि ये कौन है, अब मैं बोल दूं ये इंसान है, बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ ऐसा डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने डी में दिया, बाकी इसमें से कोई फिट नहीं कर रहा है जो एक्चुअल उसको फिट कर दे। अगर कोई और इसके करीब होता तो आई वुड हैव गॉन विद दैट थिंग। तो ऑप्शन के हिसाब से आई एम गोइंग विद ऑप्शन डी, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन, अगर ऑप्शन थोड़ा और क्लोज किया होता इन्होंने तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता, और उसमें फिर आपको ये इसको आप नहीं डालते फिर। तो फिर वो तो कहीं तो है नहीं ना, ऑप्शन में है नहीं ना, तो वही बोला, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से कई बार क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, तो वो तो मैंने आपको बताया कि आपका फेज चेंज की बात आती है, क्रोमेटोग्राफी जब भी होगी तो फेज चेंज की बात आएगी। अगेन फिर बात आ गई ना, ये टर्म कलर से रिलेटेड सुने हुए हैं कि पिगमेंट में रहता है ना सर, क्लोरोफिल ए बी सी पिगमेंट सब एक साथ कॉन्स्टिट्यूट रहता है, मिक्सचर के फॉर्म में रहता है, तो हम लोग पेपर पे करवाते हैं तो सबका ना मार्किंग मतलब डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है। मैंने आपको सिंपली तो वही चीज बताई कि इसका जो आपका क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस ही है कि आप इसको दो फेजेस में लेके जाओ, एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर करो, और उस केस में क्या होगा कि इस फेज में या इस फेज में किसी एक फेज में मान लो यहाँ पे अलग अलग उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनका जो मोशन होगा या मूवमेंट होगा वो अलग अलग स्पीड से होगा या अलग अलग डिस्टेंस तक होगा, उसी बेसिस पे आप उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है? तो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस ही ऐसे, क्रोमेटोग्राफी में दो चीजें होंगी, एक तो सेपरेशन होगा, दूसरा जो यहाँ पे होगा फेज चेंज जरूर आएगा, ये बिना फेज चेंज के आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस काम नहीं करता है, ठीक है? तो ये जरूर ध्यान रखना क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे, लेकिन अब इसका ब्रॉडर मीनिंग आप लेके जा सकते हो विद सेपरेटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है? चलो पैस्चराइजेशन इज रिलेटेड टू, अभी तो बात करी ना, दैट इज द स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, उसमें से पानी को वापस ले आना, ठीक है? तो आप जो दूध को खौला रहे हो काफी देर तक, तो दैट इज द डिहाइड्रेशन, ठीक है? उसके अलावा फर्मेंटेशन, पार्टिकल्स ब्रेकडाउन होता है, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क जो है जनरली करते हैं क्या फर्मेंटेशन मिल्क का? फर्मेंटेशन ही होता है वो एक्चुअली, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन वाला फर्मेंटेशन है, रम वगैरह में यूज किया था, मैं मिल्क में बोल रहा हूँ, मिल्क में फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब वहां पे फॉर्मेशन तो हो ही जाता है लैक्टिक एसिड्स का, ठीक है?
छोड़ दोगे कुछ दिनों तक तो हो ही जाएगा, फर्मेंट कर ही जाएगा, ठीक है। डिस्टिलेशन ऑफ मिल्क, अगेन आप सेपरेट करोगे उसके पार्ट्स को तो वो आपको होगा नहीं यहाँ पे, ठीक, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्ट्स ज्यादा है। तो पेस्चराइजेशन अगेन, इसमें इसमें ऑप्शन जो था दैट वाज द स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। आप उसमें क्या करते हो कि आप उसको इस तरीके से करते हो ताकि जो उसके आपको एंजाइम्स हैं उसको थोड़ा आप डीएक्टिवेट कर दो। नहीं नहीं, उसमें आप रिएक्शन होने से बचाते हो, ठीक है, ताकि वो उस पर ये ना कर सके, ठीक है, वो कहानी चल रही होती है, ठीक है। जो है चलो नेक्स्ट, आजकल तो चाय भी जो है, तो डिसैलिनाइजेशन ऑब्वियसली सी वाटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डिसैलिनाइजेशन जो है, आप क्या करते हो, वाटर को बॉयल करोगे, वाटर को जैसे ही बॉयल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पानी अलग, मतलब वेपर बन के निकल गया, उसको कलेक्ट कर लो, कंडेंस कर दो, वो प्योर वाटर मिल गया आपको, ठीक है, और बाकी सॉल्ट अलग हो गया। तो सी वाटर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑब्वियसली पोर्टेबल वाटर जो, हाँ जी, नहीं लेकिन वाटर आपको प्योर मिल जाएगा, मैंने जो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बताई, नॉट द डिसैलिनेशन, ठीक है। मैंने बोला आपको सिंपली वाटर को क्या करो, मैंने एक सिंपल टेक्निक बताई, वाटर को बॉयल कर दो, वो वेपर बन जाएगा, उसको इकट्ठा कर लो, कंडेंस कर दो, इट विल, यू विल गेट द प्योर वाटर, ठीक है। सो रिवर्स ऑस्मोसिस, पोर्टेबल वाटर ऑब्वियसली आपके इसमें काम आता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, दैट इज नोन एज द डीनेचुरेशन, ठीक है। और पेस्चराइजेशन, दैट इज द टी, ये गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पेस्चराइजेशन दूध का होता है ना कि टी के, ये टी के लिए टर्म यूज नहीं होता है, ठीक है। चलो, हाँ क्या बोल रहे थे, चाय चाय नहीं रहा, इंसान ही कहाँ इंसान रहा अभी, चाय पे चर्चा, हाँ जी। चाय जो है, चाय को भी इन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतने एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने, नहीं और नहीं, देखो चाय तो खैर ऐसी चीज है ना कि चाय तो जो हमारे पास आया था पहले हम ही ने उसको एक्सपेरिमेंट कर दिया, क्योंकि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे लोग दूध के साथ चाय पीते हैं, ठीक है। बाकी जहां पे चाय की उत्पत्ति, जहां पे चाय की उत्पत्ति हुई वहां पे लोग दूध के साथ चाय नहीं पीते, हमारे यहाँ आई तो हमें आदत है कि उसमें देसी तड़का हम मारते हैं। और खैर इसमें तो जो है ब्रिटिशर्स का बहुत रोल था। चाय की जब हिस्ट्री को देखोगे ना, तो ब्रिटिशर्स का जब मार्केट आपका फुल होने लगा, मतलब उनका एक तरीके से कंसेंट्रेट होने लगा, चाइना में बिकते बिकते अब ये हो गया, उनका उनको लेके आना पड़ता था, फिर उन्होंने भारत में उगाना शुरू किया, जो चाइना का ट्रेड आपका ओपियम ट्रेड की कहानी चली, तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनीज का फॉर्मेशन हुआ, जो आपको जो ब्रिटिश की कंपनी थी, उन्होंने भारत को में ही चाय का प्रोडक्शन बनाना शुरू किया, उसको लेके इंग्लैंड जाते थे, बट फिर भी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो उनकी कंपनियों को लगा कि अब क्या करें, इस चाय का क्या करें, तो हुआ कि भाई यहाँ के लोगों को पिलाओ। तो हमारे यहाँ के लोग जो है पहले के टाइम में थोड़ा ज्यादा मोटा अनाज खाने के चक्कर में रहते, तो उन्होंने ये चाय काहे पियेंगे भाई, दूध पियेंगे सुबह सुबह, ठीक है। तो हमारे यहाँ लोग दूध पीते थे, चाय तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, इन्होंने आदत कैसे लगाई, देखो बड़ी अच्छे से आदत लगाई इन्होंने। इन्होंने क्या किया कि रेलवे स्टेशन वगैरह के बाहर जो है, इन्होंने फ्री में चाय पिलाना शुरू किया, लेकिन फिर भी लोग नहीं पी रहे थे, क्योंकि भाई पानी ये पिला रहे थे अपना पानी वाला चाय, वही पानी डाल के। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं आएगा, कुछ अलग, तो कोई था उसी में इंडियन, नहीं किसी इंडियन का ही दिमाग रहा होगा, बोला काम बोलो दूध में ही डाल के, ठीक है, क्योंकि भारत को इंडियन के लोगों को है कि दूध में कुछ भी मिला दो ठीक ही होगा, वो बच्चों को भी, बच्चों को है ना, दूध ऐसे नहीं पियो, कॉम्प्लेन डाल के दे दो वो पी लेगा, ठीक है। तो वैसे ही चाय डाल के दे दो, वो चाय पी लेगा। तो कितने लोग जो है दूध के साथ उनको दिक्कत होती है, बट उसमें कुछ और मिला के दे दो, वो ठीक है, चॉकलेट मिल्क जो है वो पी लेंगे। तो उस तरीके से उन्होंने पहले चाय पिलाई स्टेशन पे, जैसे आपको बड़े बड़े, जैसे कोलकाता स्टेशन हो गया, मुंबई स्टेशन हो गया, ये जो बड़े बड़े स्टेशन होते थे, वहां पे इन कंपनीज ने फ्री में लोगों को चाय पिलाई, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, और धीरे धीरे लोगों को पता चला अच्छा ये भी कुछ होता है, एंड देन दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग द टी, ठीक है। तो अब तो आदत लगी ना, चाय की भी आदत होती है, कितने लोगों को अगर चाय ना मिले तो आप देखोगे वो पागल हो जाएंगे नहीं होता है, चलो ठीक है। लेकिन अब ये जो है
उनको चाय, जीवन में कुछ चाहिए ना चाहिए कोई समस्या नहीं है, चाय जरूर चाहिए, बाकी वो बाद में देख लेंगे, वो आपको झेल लेंगे। तो चाय जो है आपको एडिक्शन एक तरीके से आपको कर देती है उस तरीके से, ठीक है। कैफीन, कैफीन कैफीन तो चीज ही है। हाँ जी, सेम फैमिलीज के हैं ये सारे के सारे, ठीक है। चलो, फोस्फेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ, फोस्फेटेज है ये, नॉट फोस्फेट, फोस्फेटेज, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे पैस्चराइजेशन, ठीक है, मिल्क के लिए यूज होता है। तो आप जो आपने जब पैस्चराइज कर दिया, नाउ आफ्टर द पैस्चराइजेशन दे यूज दिस फोस्फेटेज टेस्ट टू चेक कि पैस्चराइजेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर वो ठीक से हुआ है तो दे विल गेट सम अदर रिजल्ट्स, नहीं हुआ है तो अलग रिजल्ट्स, और उसके बेसिस पे वो करेंगे। तो फोस्फेटेज टेस्ट मुझे लगता है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, बट अगेन हाँ जी, ऑप्शन तो वही मिल्क ही लगा था, टी और वाटर रिलेटेड टू टेस्ट। ठीक है। नहीं, ये तो लाइन से आ रहा था इसलिए हम लोग चले जाते हैं मिल्क पे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको करना, ठीक है। चलो, हाँ जी, क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ पर बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड क्या होता है, बढ़ जाता है, पानी में नमक डालते हैं, इट इंक्रीजेस, यही बात की ना पहाड़ों पे, हाँ जी। अब मुझे नहीं पता, आप सिंपली समझो कि पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, अब ये 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, ठीक है। और अगर आप मिलाओगे, अगर ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, ना ये -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, ये ऐसे काम करता है, इसका रेंज बढ़ा देता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलोगे, डिक्रीज होना कि इंक्रीज होना, अरे तो हम तो बॉइलिंग की बात, अभी तो बॉइलिंग का क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको ये वाला भी बता दिया, फ्रीजिंग वाला भी बोल दिया। तो वाटर में आप जैसे आपने ये क्वेश्चन पहले भी किया, याद करो कि पहाड़ों पे आपको खाना बनाना होता है, आपको सॉल्ट नमक ज्यादा डालना पड़ेगा, रीजन इज ताकि आप उसको अच्छे से पका सको। रीजन क्या है आपका, वो बॉइलिंग पॉइंट को रेज कर देता है, क्योंकि पहाड़ों में प्रेशर कम होता है, तो उस वहां पे बॉइलिंग पॉइंट, तो प्रेशर उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। प्रेशर जो है, प्रेशर आप कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है, और आप जैसे इसमें कुछ मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दोनों रिलेशन आप याद रखो इसमें किस तरीके से चल रहा है। तो प्रेशर वाला तो आप उसको ऐसे भी याद रख लोगे कि प्रेशर में, प्रेशर का मतलब बॉइलिंग का मतलब क्या, बॉइलिंग का मतलब है कि वो कैसे एस्केप करेंगे, तो प्रेशर कम है, एस्केप करना आसान है, यानी कि कम कम अमाउंट, कम हीट में ही वो एस्केप कर जाएगी, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी। यहाँ पे आपका उल्टा कंडीशन है, इंप्योरिटीज जैसे ही ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। घटना बोलोगे, इसको घटना बोलोगे, फ्रीज का इस्तेमाल करके तो पता चलेगा। फ्री, हाँ जी, फ्रीज में टेम्परेचर आता है ना 7 डिग्री 5 डिग्री, हाँ। अच्छा, यहाँ देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है, द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस, ये करेक्ट है। जैसे ही मिक्स करोगे तो 0 डिग्री के नीचे भी टेम्परेचर यू कैन गेट दैट थिंग। और सॉल्ट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, नॉट इंक्रीजेस सॉल्ट, डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। हाँ जी, इससे मिलता जुलता हो सकता है, हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही आ जाता है ना आपका जो हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वाला भी देखा था ना, सरफेस टेंशन में तो यही कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स के पर्पज से देख रहे थे, यहाँ पे इसको केमिस्ट्री के पर्पज से देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज द डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो चेंज है वो डिक्रीज के टर्म में आप ले जाओगे, स्केल आपका नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट के तौर पे चला जाएगा, ठीक है। Which type of colloidal system is expressed in the fog? तो भारत में क्या चल रहा है, अब नहीं चल रहा है। अच्छा, ये क्या है बताओ, हाँ जी, फॉग में क्या होता है,
अभी कुछ दिन पहले हमने बात करी थी ना, ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट, इन सबकी चर्चा करी थी। हाँ, तो यहाँ पे लिक्विड है इन द गैस, ठीक है, लिक्विड है, आपका वाटर कंडेंस कर जाता है, ठीक है। तो ड्यू क्या था, ड्यू जब आपका शीत जो कि वाटर लेवल आपका कुछ पत्तियों पे या घास पे जो जमा हो गया, दैट इज द ड्यू, ठीक है। फॉग क्या है कि यही ड्यू जब आपका कंडेंस हो रहा था, बिकॉज की हवा चल रही थी, ये पूरी तरीके से ये इसका पार्टिकुलर आपका इसका ड्रॉपलेट नहीं बन पाया, ये हवा में क्या हो गया, बिखर गया, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका एयर है और एयर में ये डिस्पर्स्ड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं, ठीक है। तो ठंड के दिनों में सुबह सुबह दौड़ो, अच्छा है, आपके चेहरे पे जो है अच्छा फील होगा आपको, तो वो क्या होता है, फॉग होता है, ठीक है। और तीसरा जो है आपका फ्रॉस्ट है, तो फ्रॉस्ट में क्या हो जाता है कि यही जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, ये आपका टेम्परेचर जो सरफेस का है ये बिलो जीरो चला जाता है या फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है, तो ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या बन जाते हैं, ये सॉलिड बन जाते हैं, ये आपका आइस क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, स्नो के तरह से बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द फ्रॉस्ट, ठीक है। चलो, सो याद रखना इसको, दिस इज लिक्विड इन गैस, तो गैस इन लिक्विड ना कर देना, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, सॉलिड का तो नहीं आएगा। लायोफिलिक सोल्स, लायोफोबिक सोल्स, चलो पहली चीज की लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अच्छा, सोल्स क्या है, लिक्विड में जब सॉलिड आपका डिस्पर्स्ड होता है, बट उसका डिवीजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ उसका जो आपका सॉल्यूट है, उसका साइज के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो उसी में आपका जो साइज, इसका साइज जो है, इसका साइज होता है इन बिटवीन कोलॉइड्स एंड द सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस बीच में जो आपका ये होता है उसको हम लोग सोल्स कहते हैं, उसके बेसिस पे डिवीजन है। अब जो लायोफिलिक है, फिलिक में ही आपको पता चल रहा है फिलिक किस चीज के लिए यूज होता है, कि जब अट्रैक्शन के लिए फिलिक यूज होती है, ठीक है। तो अगर लायोफिलिक बोल रहा है तो लायोफिलिक का मतलब ये सिंपली क्या बता रहा है कि जो आपका सॉल्यूट है, आई एम यूजिंग द टर्म सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, एक दूसरे को ये पसंद कर रहे हैं, तो वहां पे आपके लिए टर्म यूज होगी लायोफिलिक। तो अब अगर एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होगी, राइट। और दूसरा क्या है कि लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। अब लायोफिलिक, अच्छा लायोफोबिक में क्या होगा, लायोफोबिक में दे विल जस्ट कि वो किसी तरीके से उसमें जुड़े हुए बिकॉज ऑफ प्रेशर या कुछ और कंडीशन की वजह से, जैसे वो कंडीशन हटाओगे दे विल गेट सेपरेटेड, ठीक है। लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि यहाँ पे आपका इनका मिक्सचर जो है ये काफी एक तरीके से स्टेबल होल्ड करता है, एंड पूरे तरीके से हर जगह पे ये आराम से क्या हो जाता है, डिस्पर्स कर जाता है। लेकिन जो लायोफोबिक होगा वो उसको डिस्पर्स वो जल्दी हर डायरेक्शन में नहीं करता है आराम से, ठीक है, वो आपका कुछ जगहों पे उसका कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो होता है आपको लायोफोबिक सोल्स। तो इसका जो स्टेटमेंट है आपका, बट दिस इज मोर स्टेबल, हाँ आप कह सकते हो स्टेबिलिटी का कारण जो है दैट इज कि ये आपका एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होता है। देखो इसको समझो, जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे कोई सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और इसमें मैं कोई सॉल्यूट डालूं और ये सॉल्यूट क्या हो, अच्छे से डिस्पर्स ना हो पाए, डिस्पर्स ना होने के पीछे कारण क्या है कि ये लायोफोबिक है, ये इस इधर जो मटेरियल उसको हेट कर रहा है, तो ये एक जगह अपने पास इकट्ठा होने का प्रयास करेगा रादर देन इनमें फैलने के, ठीक है। वहीं पे दूसरे साइड में अगर मटेरियल हो जहां पे ये क्या कर रहा है, ये लिक्विड या सॉल्वेंट को पसंद कर रहा है, तो ये सॉल्वेंट पूरे तरीके से अपना क्या करता रहेगा, फैलता रहेगा। तो इसीलिए पूछा इन्होंने कि क्या लायोफिलिक सोल्स आर मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं, द लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, यानी हर जगह पे आपको क्या हो जाएगा, ये फैलेगा, ऑब्वियसली दिस विल आल्सो ट्रू, बट ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है क्या कि स्टेबिलिटी क्यों हो रही है इसकी, अगर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड है तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा क्या, ऑब्वियसली करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये एक जगह इकट्ठा होंगे तो जैसे ही आप कंडीशन हटाओगे दे विल कंसेंट्रेट, वापस अपने पास मिल जाएंगे, बट वो नहीं, वो किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना क्या है आराम से डिस्पर्स्ड है वो मटेरियल में, तो इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बेहतर रहेगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे जैसे ही आप कंडीशन हटाओगे लायोफोबिक में दे विल अगेन कंसेंट्रेट,
वो एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगी, तो स्टेबल नहीं है वो आपका जो सोल है वो स्टेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके बीच का आपको डिफरेंस है। तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ये टर्म आप क्लियर रखें। सो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अच्छा, इसमें तो ये नहीं पूछा ना, इसमें असर्शन रीजन तो पूछा ही नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके ट्रू है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूछा होता तो फिर आपका ट्रू जाता। ठीक है, चलो नहीं, एक्चुअली स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देखते ही बात याद आता है कि अच्छा वही होगा, असर्शन रीजन ही चल रहा होगा, और ऐसे में कई बार गलतियां हो जाती हैं। थोड़ा पानी पी लेने दो भाई। केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। हाँ जी, बताओ इसका क्या होगा। हाँ जी, with the progress of any chemical reaction the rate of chemical reaction time, सोच के बताओ। इसीलिए इसने टर्म यूज कर लिया एनी केमिकल रिएक्शन। यानी जनरल केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये जब एनी टर्म लिखा हुआ तो आप जनरलाइज उसके साथ लेकर के चल रहे हो। क्यों? वो तो कम होने को तुम बता रहे हो, क्यों कम हो रहा है? तो आपका रिएक्शन होने के लिए क्या है कि लेट सपोज कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके रेड कलर में, ठीक है, दूसरे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लू कलर में, इनका रिएक्शन होना है। तो क्या होगा, ये रिएक्शन क्यों होता है? ये तो मूवमेंट हो रहा है इनका, और मूवमेंट होने के दौरान क्या होगा कि जब रेड एंड ब्लू आपस में साथ में आएंगे तभी जाके ये बॉन्डिंग बनेगी, तभी केमिकल रिएक्शन होगा, यानी मोशन के दौरान जब आप आएंगे साथ में। अब क्या होगा कि जैसे जैसे फॉर्मेशन होता जाएगा, तो इनिशियल में क्या है, इनिशियल में ब्लू इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रेड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों जो है आराम से एक दूसरे को मिलते रहेंगे। बट एक टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि अब जो है कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे रेड वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्लू वाले भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये ब्लू वाला मॉलिक्यूल्स निकला है आगे की तरफ रिएक्शन करने के लिए, तो अब इसके चांसेस रेड से टकराने के धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे रादर देन बढ़ने के। तो इसीलिए आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका इस टाइम के साथ वो क्या होता जाता है, स्लो होते जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। चलो, हाँ जी, चला जाता है, वो तो चला ही जाता है, ऑब्वियसली चला, वो फिर अलग कहानी हो जाएगी। अब बहुत सौ का आपका रेट कांस्टेंट भी होता है रिएक्शंस का, तो वो अलग अलग कंडीशन है, बट जनरल तौर पे ये क्या हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि इसमें आपको कोई स्पेसिफिक नॉलेज, अगर आपको पता है रिएक्शन क्यों हो रहा है तो यू कैन सॉल्व दिस थिंग। चलो, ब्लीचिंग एक्शन, क्लोरीन, ठीक है, तो पहले तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और ब्लीचिंग एक्शन, यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, ब्लीचिंग का मतलब क्या, साफ करना, ठीक है, तो कपड़ा है, कपड़ा पे कोई कलर डाई गिर गया तो क्लोरीन का यूज करके आप उसको साफ कर, हाँ जी, वाटर को भी करता है, वाटर भी प्योर, इसीलिए तो कई बार जो आपको म्युनिसिपैलिटी वाली पानी आती है पंजेंट टाइप का, उसमें टेस्ट होता है आपको, दैट द रीजन इसी क्लोरीन होता है उसमें। किसमें? दिल्ली तो छोड़ ही दो भैया, ठीक है, दिल्ली और पानी मतलब तो म्युनिसिपैलिटी वाली सारी जगह की है, जहां पे भी म्युनिसिपैलिटी वाली सप्लाई आती है ना, तो वो वैसे ही आती है, क्लोरीन ही यूज करते हैं, और मतलब इससे सस्ता क्या ही मिलेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर ही यूज करके जो है उसको साफ करती है। ठीक है, एक डीडीटी होता है वो नहीं, ठीक है, ये क्लोरीन के रूप में यूज कर रहे हैं, इसको ब्लीचिंग करी जाती है वाटर की। चलो, यहाँ पे ये करता क्या है कि आपका जो है दिस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस के थ्रू ये जाता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो आपका वहां पे मान लो यहाँ पे जो डाइज है, यानी जो भी कलर है, इसको क्या करेगा, इट विल
ऑक्सीजन इसके जो है ये ट्रैप कर लेता है, और जैसे ही ऑक्सीजन ट्रैप करेगा इसका स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद नाउ दिस डाई विल आपका धीरे धीरे वो अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्लोरीन इस तरीके से चीजों की सफाई करने के रूप में काम आता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन याद रखेंगे प्रोसेस को। A chemical reaction become faster at higher temperatures. This is true. जनरली ये चीज होती है। अगेन एट हायर टेम्परेचर्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। ऑब्वियसली ये कहानी आपको कहानी आपको चलेगी। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर को तोड़ोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो ऑब्वियसली हीट। वाटर आपको जब ब्रेक डाउन करते हो, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हाँ कहो, उसमें भी आपको प्रोवाइड ही करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं जहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, तो दो तरीके के रिएक्शंस, एक आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगा, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट उसको चाहिए होगा ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो वाटर वाला जो है दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हैं, तो आपको उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड इट एनर्जी। ठीक है, बाकी तो हीट साउंड एसिड, मतलब कहाँ क्यों सवाल पूछते कभी कभी ऐसा ऐसा, और सवाल पूछा है तो थोड़ा अच्छे ऑप्शन दो। ठीक है, अच्छे ऑप्शन दे तो इस क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है, बट इन्होंने सिंपली चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट। ओके, कैटालिटिक पैरामीटर, होमोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। हाँ जी बताएं। 3। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सबका सी, आपका बी, और बाकी लोग सर जो सही उसमें हमको डाल देना। चलो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नॉन ऑफ दिस। कैटलिस्ट कहीं भी आए, कैटलिस्ट रेट को बढ़ाने के लिए आता है। ठीक है, कहीं पे भी कैटलिस्ट यूज हो रहा है आप समझ लेना कि ये बढ़ाने के लिए आया है रेट को। अब जो आपका कैटालिटिक पैरामीटर है, यहाँ पे रेट, यहाँ पे कैटालिटिक पैरामीटर का मतलब है या तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो या तो प्रेशर को बढ़ा रहे हो, इनका यूज करके व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसको कहा जाता है कैटालिटिक पैरामीटर में चेंज करना। ठीक है, जो आपका होमोजीनस कैटलिस्ट है, होमोजीनस कैटलिस्ट यानी कि रिएक्शन जिस फेज में हो रहा है उसी फेज का आपका कैटलिस्ट भी है। यानी अगर रिएक्टेंट्स जो है वो लिक्विड है तो आपका जो कैटलिस्ट है वो भी क्या है, लिक्विड। बात समझ में आ रही है? तो जैसे स्टेरिफिकेशन वाले प्रोसेस को याद करो, पढ़ा था। या चलो जो आपके ब्लड में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो एंजाइम्स का रोल कुछ नहीं होता है, मतलब वो आप क्या करते हैं, वो रिएक्शन को आपको तेज करा देते हैं। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो वो सॉलिड कैटलिस्ट, सॉलिड फेज में आपका रिएक्शन हो रहा है तो सॉलिड फेज में ही कैटलिस्ट है, लिक्विड फेज में हो तो लिक्विड फेज का ही कैटलिस्ट है, उनको कहा जाता है होमोजीनस कैटलिस्ट। और हेट्रोजीनस आपको समझ में आ गया कि हेट्रोजीनस क्या होगा कि अगर रिएक्टेंट्स लिक्विड में है तो हो सकता है आपका कैटलिस्ट सॉलिड में हो, तो उनको कहा जाता है हेट्रोजीनस आपको कैटलिस्ट। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, इनमें से कभी भी कैटलिस्ट यूज होगा या आपको रिएक्शन को तेज करेगा ना कि स्लो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। इवापोरेशन ऑफ सीट की बात हो रही है ना?
अरे बाबा, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होने के लिए क्या चाहिए होगा, उसको हीट चाहिए होगा। तो हीट वो सिस्टम में से वो क्या कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी आपको वहां पे जो अवेलेबल हीट था उसको कम कर दिया। तो अवेलेबल हीट को कम कर दिया तो वो इलाका ठंडा हो गया। तो हीट को जब उसने एब्जॉर्ब किया तो रिएक्शन क्या है, वो दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक कब बोलेंगे, जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जब वो आपको सिस्टम में हीट एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है तो उसको कहा जाता है आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। एक मिनट रुको रुको रुको। हम्म। अरे एजी नहीं है भाई, मैंने डेल्टा जी कर दिया उसको। ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन एक्चुअली ये है, ठीक है, वो ए गलत लिख दिया गया है, वो डेल्टा लिखा हुआ है। हाँ जी। सो डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बहुत ये टफ क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इसका, हाँ जी, बताओ बताओ। डेल्टा एस पॉजिटिव, सो देखो ये है आपको थर्मोडायनेमिक्स का ये सवाल कि कैसे कोई रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, तो उसको लेकर के इन्होंने बात करी है। यहां पे जो डेल्टा जी है, दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा एच इज द इंथैल्पी और डेल्टा एस जो है दिस इज एंट्रोपी। ठीक है, ये कहता है। हाँ जी, क्या हो गया? हाँ, वो वर्ड्स जो है वो जनरली इस फील्ड से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, वो कहीं किसी ने कभी एक बार पूछ लिया, ऑब्वियसली एक डायरेक्शन है ये आपका। तो याद रखना, ये बताता है कि स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन अपने आप भी प्रोसीड कर सकता है, आराम से प्रोसीड कर सकता है। ये तब होगा जब डेल्टा जी का वैल्यू आपका निगेटिव हो। अगर डेल्टा जी निगेटिव हो रहा है तो रिएक्शन जो है वो आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो देन इट बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी 0 होता है तो फिर ये इक्विलिब्रियम वाला कहानी है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, ये वैल्यू। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि यहां पे इंथैल्पी और इंट्रोपी क्या है। तो यहां पे इंथैल्पी कहते हैं कि हीट ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आ रही है कि हीट रिएक्टेंस का रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का हीट कंस्टिट्यूएंट कितना है। ठीक है, उसी को कहा जाता है इंथैल्पी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सिंपली इंथैल्पी को कि दिस इज द हीट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द आफ्टर द रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका हीट कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है। और एंट्रोपी इज अबाउट द रैंडमनेस, कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने रैंडम मोशन में है, उसको कहते हैं। इस बेसिस पे आप इसको स्पॉन्टेनिटी को, एंट्रोपी को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू आपको जैसे ही इंथैल्पी आपका और इन दोनों का प्रोडक्ट जब माइनस में जाएगा तब जाके आपका रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि इंथैल्पी भी, अब ये इंथैल्पी भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है। अगर इंथैल्पी निगेटिव हो रही है, इंथैल्पी निगेटिव हो रही है यानी कि रिएक्शन के पहले जो उसका हीट कॉन्स्टिट्यूएंट था और रिएक्शन के बाद था, तो डेल्टा एच को अगर मुझे डिफाइन करना हो, तो हीट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट कॉन्स्टिट्यूएंट
ऑफ द रिएक्टेंट्स लिख सकता हूं मैं, सिस्टम का हीट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि कितना लॉस हुआ। अब इसी से मैं डेल्टा एच निकाल लूंगा। अब क्या होगा, अगर सोचो कि प्रोडक्ट का हीट ज्यादा है कॉन्स्टिट्यूएंट से, इसका मतलब क्या कि इसने एटमॉस्फेयर से कुछ ना कुछ हीट लिया है, तभी तो इसका, मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट के पास एक एक्स अमाउंट ऑफ हीट था, दोनों को मिला करके किसी एक के पास एक्स था, दूसरे के पास एक्स था, चलो 2x था, बट जो प्रोडक्ट बना उसके पास उसका जो हीट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज 2x + 4। इसका मतलब 4 यूनिट तो उसने कहीं से लिया होगा ना, तो 4 यूनिट जब कहीं से लेगा यानी कि डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो रिएक्शन आपका कैसा है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगला सवाल हो सकता है ऐसे आ जाए, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो फिर ये एक्सोथर्मिक जाएगा। यहां से ये सवाल बन सकता है, बाकी तो डेल्टा एच वो एंट्रोपी की अलग कहानी चलती है पूरी की पूरी। ठीक है, तो टर्म्स याद रख लेना, बाकी तो क्या ही, इस फील्ड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाए मुझे लगता है आपको। ज्यादा हो गया क्या आज, थक गया लग रहा है। तुमने ऐसा सवाल पूछ दिया है एंट्रोपी को डिफाइन करना, जो काफी मुश्किल काम है। नो 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 नो, इंट्रोपी जब आप बात करते हो तो इंट्रोपी और टॉक अबाउट कि एनर्जी लेवल की हम बात करना चाहते हैं। तो कोई भी सिस्टम होता है, तो एक सिस्टम का एनर्जी लेवल है किसी का भी, तो उसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ठीक है, और वो जितना उसकी एनर्जी लेवल कम की तरफ होती चली जाएगी उतना ही वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। एंड वो एनर्जी लेवल को एक तरीके से एक तरीका है डिफाइन करने का, एंट्रोपी। ठीक है, बट इसकी मैं टेक्निकलिटी में नहीं बता रहा हूं, मैं आपके बस इसको एज अ बहुत जनरल तरीके से को समझा रहा हूं। अदरवाइज एंट्रोपी या कॉन्सेप्ट इज ये अपने आप का पूरा एक टॉपिक है ये एंट्रोपी। ठीक है, सिस्टम एंट्रोपी हम बात करते हैं, इवन हर फील्ड में एंट्रोपी यूज होता है। आप ज्योग्राफी में भी आप एंट्रोपी की बात करते हो कि आपका रिवर है, रिवर की एंट्रोपी क्या है। ठीक है, क्लाइमेट आपका कहीं पे कंडीशन बना हुआ है, क्लाइमेट की एंट्रोपी अभी क्या चल रही है, बट आप सिंपली दिस इज अबाउट द रैंडमनेस कि सिस्टम का एनर्जी लेवल क्या है, और हर सिस्टम का कोशिश होता है कि वो मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी की तरफ आए ताकि वो क्या हो, स्टेबिलिटी की तरफ चली जाए। लेकिन जब सिस्टम क्रिएट होता है तो बहुत बार उसका एंट्रोपी जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो सिंपली याद रखना कि एंट्रोपी हाई है उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, यानी उसमें कुछ चेंज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है। अब जैसे एंट्रोपी गिरेगी तो चेंज होने के चांसेस उसमें क्या होते चले जाएंगे, वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा हो, उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, एंट्रोपी इस तरीके से डिफाइन करें। एंट्रोपी, हाँ, स्टेजेस के साथ लिंक करोगे। ठीक है, कि आप इनिशियल फेज में जब उसका यूथ फेज है तो रिवर में एंट्रोपी जो है वो आपको ज्यादा दिखेगी, एक्टिविटी ज्यादा दिखेगी। ठीक है, नीचे आते आते वो चेंज होती है। ठीक है, पहाड़ों में भी होती है, पहाड़ भी जितने ऊंचे हैं उनके उनका उनका कटाव भी उतनी तेजी से होगा। ठीक है, जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे उनका कटाव का रेट भी क्या होता चला जाएगा, स्लो होता। एंट्रोपी इस तरीके से डिफाइन करी जाती है। चलो, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। सो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ कोरोजन। चांदी के बर्तन जो है काले पड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। अरे चांदी का चम्मच, चलो यार, मेरा होगा तो मैं बेच के शाम को कुछ समोसे खा लूंगा। ठीक है, रिएक्शन कर जाता है, सल्फर की मात्रा सल्फर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। ठीक है, तो सल्फर जो होगा जहां पे भी वो उसको काला कर देगा तुरंत।
ठीक है। दूसरा जो है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, अगेन ये मॉइस्चर के साथ आ जाता है। ठीक है, तो कॉपर तो तांबे के बर्तन होते हैं वो हरे हो जाते हैं। ऐसे भी अभी 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 आपको खूब तांबे के बर्तन हरे होते हुए दिखेंगे। ठीक है, और तीसरा जो है दैट इज द ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, तो जंग लगना सिंपली दैट इज द रस्ट। ये भी आपका आपका एग्जांपल ऑफ कोरोजन ही है। या आप इनको आपको ये तो कोटिंग वाला जो है दोनों कॉपर एंड आयरन, ये तो ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस यहाँ पे चल रहा होता है। ठीक है, सो ऑल अबव ऑल द थ्री। अच्छा, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजिशन, ये क्या सवाल है भाई? इन द टेम्परेचर रेंज, इसको चेक कर लो यार। ठीक है, 650 कुछ होना चाहिए। ये इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज कहाँ से इन्होंने उठा के पूछ लिया। ठीक है, हाँ तो चेक कर लो और क्या, कम से कम सॉल्व कर लोगे। कम से कम ये तो है कि हाँ आपने कर लिया था। ठीक है, अगर याद रह जाए तो ठीक है। हाँ जी, कैसे ये मारना पड़ता है? ये इस सवाल का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, 653 से 873, 673 से 878। नहीं, मैं रुको रुको रुको, मैं गेस करूं, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी? और जहां तक मुझे लग रहा है ऑप्शन ए होना चाहिए। आई एम जस्ट गेसिंग, आई एम मुझे कोई आइडिया नहीं, आई एम जस्ट चेक करो एक बार। ठीक है, वो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ऑप्शन ए आना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन सेट करने वाले के सेंस को मैं पहचान रहा हूं तो। क्या हुआ, नहीं आ रहा? अगर नंबर्स का गेम कोई सही खेल रहा होगा तो ऑप्शन ए होना चाहिए। इसमें तो सारे चले जाए। 200, 673, 878। अच्छा चलो, तो ए और डी में से डी था आंसर। चलो ठीक है, ये इसका आंसर मुझे मुझे तुक्का ही लगाना पड़ता है, आई हैव नो आइडिया कि इसका क्या है आंसर। ठीक है, तो कई बार ऐसे सवाल आपको हो सकता है, वो इसका डिग्री याद करके कौन बैठा रहेगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो ये सब सवाल आते हैं आपको छोड़ने के लिए। ठीक है, इनमें इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इवन डबल डिप पे मैं खेला तो फिर भी गलत हो गया। ठीक है, डबल डिप पे मैं सिंपली इसलिए खेला कि ऑप्शन जो है ये काफी क्लोज है। ठीक है, तो जो आंसर होने के चांसेस होते हैं उसके ऑप्शन क्लोज रहते हैं। दैट्स द आइडिया, मैंने इसलिए उसको गेस किया और कुछ नहीं था। ठीक है, तो कई बार ये कहानी चलती है आपकी, तो डबल डिप खेलना ही हो तो ऐसे खेल। ठीक है, और बट उसमें भी हमेशा लेके चलना ही गलत हो सकता है। तो ये आपका खत्म होता है। इसके बाद जस्ट अ मिनट। अंकित, क्वेश्चन होना चाहिए आई थिंक।
तो चलो लगता है क्वेश्चन जो है इन्होंने ये नहीं किया, चलो कोई नहीं। तो फिजिक्स आपका पूरा हो गया है, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हम लोग मान लो मेजर वाले कर लिया, बाकी आपका कुछ होगा जैसे एसिड बेस वाले होंगे और आपका ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन जो है वो होगा। ठीक है, मेजरली तो ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं। तो ये 2 सेक्शन, उसके बाद फिर जो है आपका बायो। बायो जो है मेरे लिए सरदर्द हो जाता है। पॉलीमर्स तो केमिस्ट्री वाला ही क्वेश्चन है, कर लेंगे उसको, वो तो ऑर्गेनिक वाले में ही आ जाएगा, वो तो ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में तो पॉलीमर्स आपका डिस्कस हो जाएगा। कि बायो जो है ना वो प्योर रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट हो जाता है काफी हद तक। ठीक है, काफी हद तक अगेन आई एम यूजिंग, ठीक है। सो डोंट अब इसको ये भी मत लेना, तो हर सब्जेक्ट हर किसी का अपना अपना होता है कि किसी सब्जेक्ट में ज्यादा ये होता है, तो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में हैंडल कर लेता हूँ किसी तरीके से। बायो जो है ना मुझे टेंशन देना शुरू कर देता है कि पता नहीं याद आएगा कि नहीं याद आएगा। और अक्सर मेरे साथ ये दिक्कत होती है, मैं नाम को नंबर्स को भूलता हूँ बहुत जल्दी, नामों को अक्सर मैं भूल जाता हूँ। तो कितने भी मतलब इतने दिन हो गए ना, अभी भी मुझे आप में से किसी का नाम नहीं याद होगा। ठीक है, ये समस्या मेरे साथ आती है, मैं नाम नहीं, जैसे नॉर्मली भी मैं देखते रहता हूँ तो चलो थोड़ा थोड़ा ये रहता है ना, 1-2 बार मैं पूछ भी लूंगा तो आई नो कि मैं भूलता हूँ, ये मेरी समस्या है, नाम मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मुझे मैं आप बोलोगे मैं पूरी स्टोरी बता दूंगा बट नाम मुझे नहीं याद आती। तो अरे वाह, तो इतना अच्छा, तो फिर ये भी बुरा है। ठीक है, चलो ये दूसरी तरीके से बात कर ली हमने, तो चलो कोई नहीं, ये इतना रखते हैं। इसके बाद जो है देखेंगे हम लोग अगले ये में। अब हमारी क्लास कब है? सैटरडे को है, तो साइंस एंड टेक वाली। ठीक है। तो 2 से 3 क्लास में आई थिंक जो आईटी वाला सेक्शन है वो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, और 2 क्लास लगेगा, या होता था मैक्सिमम 3 क्लास। ठीक है, थोड़ा मैं स्लो चला इस एरिया में क्योंकि आई नो कि ये थोड़ा जो टर्म्स हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे। बाकी तो जो है वो फिर आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आप बोलोगे चैप्टर वाइज कि कौन कौन से 1-2 चैप्टर इंपॉर्टेंट करवाने हैं वो मैं करवा के एंड देन जो है अपना काम मैं फिनिश कर लूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहते हैं, आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है।